नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत परमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का 5 चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन को। आज हम जानेंगे कि खनिज संसाधन क्या होते हैं, बेसिकली इनको हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, इनका वर्गीकरण देखेंगे और कौन कौन से प्रमुख खनिज संसाधन हैं उनको अच्छे से पढ़ेंगे। और देन उसके बाद में हम पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, क्या उनका प्रकार है, उनका वर्गीकरण और उनकी भारत में क्या स्थिति है। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम पढ़ेंगे खनिज और ऊर्जा संसाधन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंप्लीट करेंगे ऊर्जा संसाधन को, खनिज संसाधन को, और देन कंप्लीट करेंगे ऊर्जा संसाधन को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है जो है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। मैं प्रयास करूंगा अपनी ये क्लास बाइलिंगुअल हो, यानी कि जो वर्ड्स मैं हिंदी में यहाँ पर लिखता हूँ या आपको समझाता हूँ उनके कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको इंग्लिश में भी बताऊँ, ताकि जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इस वीडियोस को देखते हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो खनिज एंड ऊर्जा संसाधन, जिसे बोलेंगे इंग्लिश में मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो बेसिकली इंग्लिश में जो चैप्टर के नेम है वो है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, हिंदी में बोलेंगे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं खनिज क्या है। खनिज यानी कि मिनरल। तो खनिज बेसिकली क्या है, मिनरल। तो पृथ्वी की भूपट्टी में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन है खनिज। तो पृथ्वी की भूपटपटी भूपटपटी में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन तो खनिज क्या है, बेसिकली मिनरल्स। तो पृथ्वी की भूपटपटी में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन जिनका निर्माण कई सारे तत्वों के संयोजन के फलस्वरूप हुआ है। बेसिकली क्या है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, यानी कि व्हाट इज द मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम खनिज यानी कि मिनरल रिसोर्सेज को कंप्लीट करेंगे और देन कंप्लीट करेंगे ऊर्जा संसाधन यानी कि एनर्जी रिसोर्सेज को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटी सी बेसिक डेफिनेशन है ये खनिज। तो पृथ्वी की भूपटपटी में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन जिनका निर्माण कई तत्वों के संयोजन के फलस्वरूप हुआ है। बेसिकली इतना समझो कि जो अर्थ का हमारा क्रस्ट है उसमें जो भी नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं या फिर जो एलिमेंट के फॉर्म में जितने भी रिसोर्सेज मिलते हैं हम सबको मिनरल्स कहते हैं, चाहे वो फिर आयरन हो, आपका कॉपर हो, मैग्नीज हो, एल्यूमिनियम हो, हमारा सिल्वर हो, गोल्ड हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अर्थ के क्रस्ट में जितने भी सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं वो सब मिलते हैं हमें मिनरल्स यानी खनिज के फॉर्म में। ये था इंग्लिश का। और हिंदी में भी पृथ्वी की भूपट्टी में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन जिनका निर्माण कई सारे तत्वों के संयोजन के फलस्वरूप हुआ है। अब हम देखते हैं खनिजों का वर्गीकरण कि कौन कौन से खनिज किस प्रकार से किस किस वर्ग में हमने उनको रखा हुआ है। खनिजों का वर्गीकरण, जिसमें एक कैटेगरी होगी धात्विक खनिज, एक होगा अधात्विक खनिज, और एक होगा अणुशक्ति खनिज,
तो बेसिकली धात्विक खनिज में आएगा, धात्विक खनिज में आएंगे हमारे लोहा, तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट, सोना, चांदी इत्यादि खनिजों को हम यहाँ कवर करेंगे। अब देखते हैं अधात्विक खनिज, इसमें हम पढ़ेंगे जिप्सम, डोलोमाइट, चूना पत्थर, हीरा आदि। एस्बेस्टोस लिख देते हैं। अणुशक्ति खनिज में हम देखेंगे थोरियम, यूरेनियम, एंटीमनी, और प्लूटोनियम। हालांकि भारत के सरफेस में प्लूटोनियम पाया तो नहीं जाता, बट एक एनर्जी रिसोर्सेज के फॉर्म में हम देख लेंगे। तो बेसिकली ये था क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, यानी कि खनिजों का वर्गीकरण। बेसिकली एक कैटेगरी है धात्विक खनिज, और एक है अधात्विक खनिज, और एक है अणुशक्ति खनिज। अब हम देखेंगे कि धात्विक खनिज क्या होते हैं, अधात्विक खनिजों से कैसे अलग हैं, और अणुशक्ति खनिज कैसे हैं। तो खनिजों का एक ऐसा प्रकार जिसमें जो भी सारे खनिज आएंगे, लोहा, तांबा, मैग्नीज, सोना, चांदी आदि, ये सब विद्युत के सुचालक होंगे। यानी कि ऐसे मिनरल्स जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं, वो सब आते हैं धात्विक खनिज में। और जितने भी एलिमेंट्स हैं या फिर ये मिनरल्स हैं जो आप देख रहे हो, जिप्सम, डोलोमाइट, चूना पत्थर, हीरा, एस्बेस्टस या फिर एक्सेट्रा, जो भी हम देखेंगे, जो सब विद्युत के कुचालक हैं, यानी कि बैड कंडक्टर्स हैं या फिर इंसुलेटर्स हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। बेसिकली जिनमें इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किसी भी प्रकार से नहीं हो पाता है, तो वो सारे जो रिसोर्सेज होते हैं या फिर जो मिनरल्स होते हैं, वो सब आते हैं अधात्विक खनिज में। तो अधात्विक खनिज का एक ऐसा प्रकार है, अधात्विक खनिज का एक ऐसा प्रकार है जो विद्युत के कुचालक होते हैं, अर्थात इनमें किसी भी प्रकार का विद्युत प्रवाह नहीं हो सकता है। तो वो सारे आते हैं अधात्विक खनिज में, यानी कि नॉन मेटल्स मिनरल्स, जिप्सम, डोलोमाइट, चूना पत्थर, हीरा, एस्बेस्टस आदि। और ऐसे मिनरल्स जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं, विद्युत के सुचालक हैं, जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सकता है, तो वो कैटेगरी आती है धात्विक खनिज में, यानी कि मेटल। तो ये हो गया मेटल मिनरल्स, और ये हो गया नॉन मेटल। बेसिकली मेटल यानी कि धात्विक खनिज में लोहा, तांबा, मैग्नीज, सोना आदि चांदी को हम कवर करेंगे। अधात्विक में जिप्सम, डोलोमाइट, चूना पत्थर, हीरा, एस्बेस्टस कवर करेंगे। अब आते हैं अणुशक्ति खनिज। तो मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में या फिर न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोडक्शन में जितने भी सारे रिसोर्सेज यूजफुल होते हैं, वो सब कंप्लीट किए जाते हैं अणुशक्ति खनिज में। तो अणुशक्ति खनिज में ऐसे आएंगे कि जितने भी न्यूक्लियर पावर के प्रोडक्शन में जो भी खनिज शामिल होते हैं, वो सब इसमें आएंगे। थोरियम, यूरेनियम, एंटीमनी, प्लूटोनियम आदि। एक तो जो कुछ छोटे या कुछ स्मॉल क्वांटिटी में हमारे भारत के सरफेस में देखने को मिलते हैं, तो उसमें बेसिकली अणुशक्ति खनिज के रूप में हम देखेंगे यूरेनियम, थोरियम, एंटीमनी और प्लूटोनियम। ये बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेस हैं। ये है न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज, थोरियम, यूरेनियम, एंटीमनी, प्लूटोनियम। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भारत के सरफेस में ये सारे जो रिसोर्सेज है, धात्विक हो, अधात्विक हो, अणुशक्ति शक्ति के खनिज हो, इनको प्राप्त करने का माध्यम क्या है, ऐसे कौन कौन से मीडियम्स हैं जिनको हम यूज करके, या फिर ऐसे कौन से साधन है जिनसे हम इनको है ना प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें है ना बेसिकली दो चीजों को प्राप्त किया जाता है। एक होता है आपका खनन, और एक होता है उत्खनन। खनन और उत्खनन के माध्यम से हम धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और अणुशक्ति के खनिजों को हम आसानी से अर्थ के सरफेस से इनको निकाल सकते हैं और अपने लिए यूजफुल बना सकते हैं। अब ये कैसे कैसे काम करेंगे वो देखते हैं।
तो खनिजों को निकालने का बेसिकली जो काम है वो आता है उत्खनन और खनन में। तो बेसिकली ये दो प्रोसेस हैं, देयर आर टू प्रोसेस एंड उत्खनन एंड खनन। तो इसमें क्या होता है, तो बेसिकली अर्थ का जो सरफेस है, जो अर्थ का सरफेस है, पृथ्वी की जो सतह है, उसमें आसानी से या फिर ऊपरी सतह पर खुदाई करके जो भी रिसोर्सेस को कलेक्ट किया जाता है वो कहते हैं उत्खनन उसको। तो अर्थ के सरफेस पर आसानी से खुदाई करके प्राप्त करना उत्खनन कहलाता है। जैसे ये अर्थ का सरफेस है, इस पर कुछ हद तक या कुछ थोड़ी सी गहराई में खनन करके, उत्खनन करके रिसोर्सेज को कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है उत्खनन। अब आती है बात खनन की। तो ये है अर्थ का सरफेस, इसमें गहराई में बेसिकली ये देखो आप, गहराई में गड्ढा करके मशीनों के द्वारा या फिर कुछ लेबर वर्क के द्वारा जो भी रिसोर्सेज को कलेक्ट किया जाता है वो प्रोसेस कहलाती है आपकी खनन। तो अर्थ के सरफेस में, अर्थ के सरफेस से मतलब है पृथ्वी की सतह है। मुझे लगता है कि आपको छोटे जो टर्म्स है वो तो आपको क्लियर होंगे। अर्थ के सरफेस में कुछ गहराई तक, कुछ गहराई तक खुदाई करके प्राप्त करना। बेसिकली तो अर्थ के सरफेस में कुछ गहराई तक खुदाई करके जो रिसोर्सेज को प्राप्त किया जाता है वो कहलाती है प्रोसेस खनन। और अर्थ के सरफेस पर आसानी से या कुछ थोड़ी सी गहराई पर सतह टू सतह यानी सरफेस टू सरफेस तक खुदाई करके जो भी रिसोर्सेज प्राप्त की जाती है उसका जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, वो कहलाती है खनन। तो भारत में जितने भी खनिज हैं उनको प्राप्त करने के दो ही साधन है, एक है उत्खनन और बेसिकली खनन। सतह की गहराई में जो सतह की गहराई में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो खनन है, और सतह के ऊपर जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो है उत्खनन। तो मुझे लगता है कि खनिज क्या होते हैं, खनिज का वर्गीकरण कि कौन से धात्विक है, अधात्विक है, कौन से अणुशक्ति वाले खनिज हैं, वो कैसे कैसे उनका हमने डिवीजन किया था इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर या विद्युत प्रवाह के आधार पर। तो उनको आपने अच्छे से जाना होगा, उनके एग्जाम्पल्स को देखा। और यहाँ जो प्रोसेस भारत में अपनाई जाती है खनन और उत्खनन की, कैसे हम खनिज रिसोर्सेस को कैसे उनको हम प्राप्त करते हैं और यूटिलाइज करते हैं, तो ये मुझे लगता है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं भारत के प्रमुख खनिजों को। अब देखते हैं प्रमुख खनिज। जिसका फर्स्ट ऑफ पढ़ेंगे हम लौह अयस्क। इसे बोलते हैं आयरन ओर। अब हम देखते हैं आयरन ओर क्या है। औद्योगिक आयरन ओर का मतलब यहाँ आयरन से है, और ओर का मतलब है कि जब भी हम आयरन जैसे रिसोर्स को उत्खनन या खनन के माध्यम से प्राप्त करते हैं तो उसमें कई सारे कण, पत्थर, धूल मिट्टी चीजें ये शामिल होती हैं। तो उसी चीज को प्योरीफाई करके हम बेसिकली ओर से निकालते हैं आयरन। तो आयरन बेसिकली जब भी हम उत्खनन या खनन के माध्यम से पृथ्वी की सतह से खोद कर निकालते हैं तो ओर के फॉर्म में मिलता है। ओर में बेसिकली कई सारी चीजें शामिल होती है, जिसमें धातु भी शामिल है, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बजरी भी शामिल है, या कई अन्य धातु के संपर्क में आ गया तो कुछ अंश उसका भी शामिल आ गया। तो बेसिकली हम आयरन को आयरन ओर के रूप में देखते हैं, और मुझे लगता है कि ओर आपको यानी कि अयस्क समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली आयरन का मतलब है आयरन से, यानी कि लौह अयस्क धातु से है। तो औद्योगिक आधार है ये आयरन जो है, औद्योगिक आधार है। मुझे लगता है कि किसी भी देश में जितनी भी औद्योगिक गतिविधियां होती है, इंडस्ट्रियल एरियाज का जब भी मॉडिफिकेशन किया जाता है या फिर उनको लगाया जाता है तो बड़े पैमाने पर लोहे का यानी कि लोह धातु का प्रयोग होता है। चाहे हम किसी भी बड़ी कंपनी देख लो, किसी भी बिल्डिंग को देख लो, घर देख लो, छोटे से छोटे इंस्ट्रूमेंट्स को देख लो, बड़े पैमाने पर गेट, खिड़की इत्यादि सामान में बड़े पैमाने पर लोहे का प्रयोग किया जाता है। तो औद्योगिक आधार है। तो लोह अयस्क बेसिकली क्या है, औद्योगिक आधार है।
भारत में ये धारवाड़ और कोडप्पा क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। तो बेसिकली आयरन क्या है और आयरन ओर के फॉर्म में क्या है मैंने आपको अच्छे से बताया। और आयरन ओर जो है वो औद्योगिक आधार है किसी भी देश के विकास की प्रक्रिया में। लोहा जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, भारत में यह है धारवाड़ और कोडप्पा क्रम की, धारवाड़ क्रम की चट्टानें और कोडप्पा क्रम की चट्टानों से लौह अयस्क धातु को प्राप्त किया जाता है। भारत में प्राप्त होने वाला जो लोहा है यानी कि जो आयरन ओर है, भारत में प्राप्त होने वाला लौह अयस्क है वो बेसिकली 4 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है, जिसमें से पहला आएगा मैग्नेटाइट, दूसरा आएगा हेमाटाइट, हेमेटाइट, तीसरा जो होगा लिमोनाइट, और फोर्थ जो होगा वो होगा सिडीराइट। तो भारत में प्राप्त होने वाला जो लौह अयस्क का बेसिकली वो 4 प्रकार को देखने को मिलता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। आयरन ओर जो है भारत की धारवाड़ और कोडप्पा क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। किसी भी देश की आर्थिक या फिर विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा लौह अयस्क। तो औद्योगिक आधार है बेसिकली किसी भी देश की विकास के लिए। तो अब हम लौह अयस्क के बारे में इतनी जानकारी मुझे लगता है संपूर्ण है। अब हम इसके प्रकार जो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट हैं इनको हम खोल के अच्छे से पढ़ेंगे और विस्तार से जानेंगे कि लौह अयस्क और उसका संपूर्ण जो रूप है वो क्या है। बेसिकली जो ये जो डिवीजन किए गए हैं इसके जो टाइप्स हैं, लौह अयस्क की कितनी मात्रा है और चट्टानों के आधार पर उनकी कुछ खास विशेषताओं के आधार पर हमने इस आयरन ओर का 4 पार्ट्स में डिवीजन किया है। यानी कि जो 4 प्रकार से जो लोहा मिलता है बेसिकली ये अपनी अपनी विशेषताएं रखते हैं। इसमें लौह अयस्क की जो मात्रा है वो कितनी है, कौन कौन से एलिमेंट्स और सामने आते हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं, तो कुछ साधारण सी चीजें हैं उन्हीं के आधार पर इनका जो वर्गीकरण किया गया है। तो हम इसके प्रकार को अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्लियर करेंगे मैग्नेटाइट को। मैग्नेटाइट, अब जैसा जैसा मैं यहाँ लिखता जाऊंगा मुझे लगता है कि मैं साधारण सी भाषा का उपयोग करके आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो बार बार चीजों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप देखते जाना और समझते जाना। मैग्नेटाइट भारत में प्राप्त होने वाला उच्च कोटि का लोहा, उच्च कोटि का लौह अयस्क। दूसरा, भारत में प्राप्त होने वाला उच्च कोटि का लौह अयस्क, इसे काला लोहा भी कहते हैं। क्योंकि ये दिखने में काले रंग का या फिर ब्लैक कलर का होता है इसलिए इसे काला लोहा भी कहते हैं। ब्लैक आयरन ओर, इस टाइप के आयरन ओर में यानी कि मैग्नेटाइट में लौह अयस्क धातु, लौह तत्व की धातु, इसमें लौह तत्व की मात्रा लगभग 60 से 75 सेंटीमीटर, 60 से 75% होती है। 60 से 75 प्रतिशत का जो लौह तत्व की मात्रा है इसमें पाई जाती है। भारत में धारवाड़ और कोडप्पा क्रम की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। अगर हम इसका उत्पादन देखें
अगर हम इसका उत्पादन देखें तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन है इसका वो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु आदि राज्य। तो मुझे लगता है कि आयरन ओर का जो फर्स्ट टाइप था यानी कि मैग्नेटाइट, तो मैग्नेटाइट के बारे में संपूर्ण और पर्याप्त है कि भारत में प्राप्त होने वाला उच्च कोटि का लोहा, इसे काला लोहा भी कहते हैं क्योंकि ये काले रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसमें लोह तत्व की मात्रा 60 से 75% होती है। भारत में धारवाड़ और क्रमी चट्टान में प्राप्त किया जाता है। उत्पादन देखेंगे तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल और तमिलनाडु आदि राज्यों में इसका उत्पादन अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, शायद आपने कभी अपने घर में स्क्रू ड्राइवर या फिर टेस्टर या पेचकस को कभी यूज किया होगा, तो आपने देखा होगा कि जो भी स्क्रू छोटा होता है या फिर नट होता है, जैसे आप उसको टच करते हो तो वो उसमें चिपक जाता है। तो बेसिकली जो चिपकता है ना, वो उसका जो गुण होता है वो होता है मैग्नेट का। जो उसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है मैग्नेट की, यानी कि जो आपका स्क्रू ड्राइवर है बेसिकली वो किसका बना है, मैग्नेटाइट आयरन ओर का बना है। इसलिए उसमें ऐसी क्षमता होती है कि जैसे ही आप उसको संपर्क में लाते हो किन्हीं दो चीजों के, तो वो आपस में चिपक जाता है। तो बेसिकली वो बना होता है मैग्नेटाइट लोहा का। अब हम देखते हैं इसका दूसरा टाइप, हेमेटाइट। बेसिकली अब है हेमेटाइट। तो हेमेटाइट भारत में प्राप्त होने वाला दूसरा उच्च कोटि का लोहा, लौह अंश की मात्रा, लौह तत्व लिखते हैं, लौह तत्व की मात्रा 60 से 70%। यह है लाल और गेरुआ रंग का दिखाई देता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जितने भी वेल्डर्स होते हैं, आप जब भी उनके यहाँ खिड़की या गेट बनवाने गए हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ खिड़की या गेट का जो प्योर आयरन होता है वो कुछ लाल या गेरुआ रंग का दिखाई देता है। तो बेसिकली वो जितना भी आयरन का सामान है वो सब हेमेटाइट आयरन यानी कि हेमेटाइट लोहा का बना हुआ है। तो यह लाल और गेरुआ रंग का दिखाई देता है। भारत में प्राप्त होने वाला सबसे ज्यादा लोहा यही है। भारत में प्राप्त होने वाला सबसे ज्यादा लोहा, यानी कि भारत का सरफेस में सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी है वो है हेमेटाइट आयरन की। एक मिनट, एक मिनट कर लेते हैं इसमें। बेसिकली तो ये था कि इसमें एक चीज और है कि इसे यह है लोहे का ऑक्साइड है, यानी कि जो हेमेटाइट जो आयरन है वो एक लोहे का ऑक्साइड टाइप का है। ऑक्साइड है, इसे गैरिक लोहा भी कहते हैं। अगर हम इसके उत्पादन की बात करें सबसे पहले हम देखते हैं भंडारण कैसे। एक मिनट, हेमेटाइट जो लोहा है उसका सबसे ज्यादा जो भंडार है वो देखने को मिलता है हमें उड़ीसा, झारखंड,
छत्तीसगढ़, कर्नाटक आदि राज्यों में। और सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है पूरे भारत में, तो वो है बेसिकली झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, देन कर्नाटक। तो मुझे लगता है कि इतने सारे फैक्ट्स है ना हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट है। तो हेमाटाइट जो आयरन है, तो भारत में प्राप्त होने वाला दूसरा उच्च कोटि का लोहा, लोह तत्व की मात्रा जो 60 से 70% है, यह लाल और गेरू रंग का दिखाई देता है। भारत में प्राप्त होने वाला सबसे ज्यादा लोहा इसी टाइप का, हेमाटाइट टाइप का। यह लोहे का ऑक्साइड है, इसलिए इसे गैरिक लोहा भी कहते हैं। बेसिकली लोहे के ऑक्साइड है तो इसे गैरिक लोहा भी कहते हैं। और भंडारण देखें सबसे ज्यादा उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में है। उत्पादन क्षमता देखेंगे इसका, तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन है यानी कि जो प्रोडक्शन है, तो वो है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटक में। अब हम देखते हैं कि आयरन ओर का जो थर्ड टाइप था, यानी कि तीसरा प्रकार लिमोनाइट, उसको कवर करते हैं। मुझे लगता है कि मेरे द्वारा जो भी समझाया जा रहा होगा वो आपको आसान भाषा में और अच्छे से गुणवत्तापूर्ण तरीके से समझाया जा रहा होगा। आपको किसी भी प्रकार का अगर डाउट लगता है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। बेसिकली एक थर्ड टाइप है लिमोनाइट। यह अपसादी सेलों से प्राप्त किया जाता है। अपसादी सेल लिखें या फिर चट्टान लिखें, एक ही चीज है। यह अपसादी सेलों से या चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। ज़्यादा कुछ खास नहीं है इस टाइप के लोहा में, क्योंकि ये निम्न कोटि के क्वालिटी में आता है। तो बेसिकली इसमें लोह तत्व की मात्रा 30 से 55% पाई जाती है। यह हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड प्रकार का लोहा है। यानी कि जल संयोजन की जो प्रक्रिया है उससे ज्यादा प्रभावित है। तो क्या है, हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड प्रकार का लोहा है। धारवाड़ व कोडप्पा प्रकार की अपसादी सेलों में पाया जाता है। अपसादी सेलों से प्राप्त किया जाता है। ज़्यादा कुछ है नहीं है, जो भी महत्वपूर्ण या फिर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है लिमोनाइट आयरन को लेके वो इतने पर्याप्त है कि अपसादी सेलों में चट्टानों प्राप्त किया जाता है। लोह तत्व की मात्रा 30 से 55% है। हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड यानी कि जल की प्रक्रिया से ज्यादा प्रभावित होने के कारण इसे हाइड्रो आयरन ऑक्साइड प्रकार का लोहा है। धारवाड़ और कोडप्पा प्रकार की अपसादी सेलों से प्राप्त किया जाता है। दूसरा, ये पीले रंग का दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि ये फैक्ट संपूर्ण है हमारे लिए। अब हम इसका फोर्थ टाइप जो है सीडेरेट, उसको कवर करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ या फिर बोर्ड पर लिखाता हूँ या जो भी चीज़ें समझाता हूँ, आप अपने साथ में पेन और पेपर या फिर अपनी नोटबुक लेके जरूर रखते हैं, ताकि आप साथ साथ में उसको समझते जाएं, लिखते जाएं और सिनॉप्सिस बनाते जाएं। सिनॉप्सिस बनाने का फॉर्मूला मतलब या फिर उसका एक फ़ायदा ये है कि आपको रिविजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। आप मेरे साथ में लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे और अच्छे से सुनते जाएंगे, जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। दूसरा, आपके जब कॉपी बन जाएगी या नोट्स बन जाएंगे तो आपको सिनॉप्सिस टाइप में मैं पढ़ाता हूँ। तो जब भी आपको सिनॉप्सिस बन जाएंगे या की पॉइंट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, वो अच्छे से या फिर कम समय में रिवीजन करने में आपको उसका फायदा होगा और आपको चीज़ें अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। अब है सीडेराइट।
भारत में प्राप्त होने वाला निम्न कोटि का लोहा, इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही ज्यादा लो होती है, इसलिए इसे निम्न कोटि का लोहा कहते हैं। भूरे रंग का दिखाई देता है। लौह तत्व की मात्रा 30 से 45% मात्र, बस। और ज्यादा कुछ है नहीं है कि भारत में प्राप्त होने वाला निम्न कोटि का लोहा भूरे रंग का दिखाई देता है, लौह तत्व की मात्रा 30 से 45%। अपसादी सेलों से प्राप्त किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आयरन और आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और उसके 4 टाइप्स यानी कि 4 प्रकार, जिसमें हमने मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट को अच्छे से कवर किया। अब हम देखते हैं आयरन और यानी कि लौह अयस्क की जो धातु है उसका सबसे ज्यादा भंडारण किस राज्य में देखने को मिलता है और उत्पादन उनका किस राज्य में होता है, किन किन देशों को भारत से उसको आयात मतलब निर्यात किया जाता है, और कौन से ऐसे देश हैं जो भारत से बड़ी मात्रा में लौह अयस्क धातु का आयात करते हैं। और हम लौह अयस्क धातु को फिनिश करेंगे। तो उत्पादक राज्य तो सबसे पहले है उड़ीसा। उड़ीसा के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें एक है मयूरभंज, एक है क्योंझर, सुंदरगढ़। तो प्रथम नंबर पर अगर उत्पादक राज्य में देखें भारत में उड़ीसा है, जिसमें क्योंझर, मयूरभंज और सुंदरगढ़ ये प्रमुख क्षेत्र हैं। यह उत्पादक जिले के रूप में है, ये जहाँ सबसे ज्यादा आयरन या लौह अयस्क धातु का उत्पादन किया जाता है या निकाला जाता है, बेसिकली सिंपल सा समझो आप इतना। दूसरा है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का बेल्लारी, छत्तीसगढ़ का दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ प्रमुख जिले। तीसरा है झारखंड, एक है पलामू, धनबाद, सिंहभूमि, फोर्थ है मध्य प्रदेश, बालाघाट और जबलपुर, और पांचवा राज्य है आपका कर्नाटक। बेसिकली आप इसको 5th नंबर पर रखो और ये है आपका 4th नंबर। तो बेसिकली उत्पादक राज्यों के मामले में उड़ीसा सबसे ज्यादा है। उड़ीसा के प्रमुख क्षेत्रीय जिलों के रूप में तो वो है मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़। छत्तीसगढ़ का देखेंगे तो दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ प्रमुख जिले हैं। झारखंड का देखेंगे पलामू, धनबाद, सिंहभूमि। कर्नाटक 4th नंबर पर है, और मध्य प्रदेश का है बालाघाट और जबलपुर। प्रमुख उत्पादक राज्य हैं ये आयरन ओर के मामले में। अब हम देखते हैं कि भारत का जो आयरन ओर है किन किन देशों में उसको निर्यात किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है अपना चाइना। जी बिल्कुल। भारत का जो
टोटल प्रोडक्शन है आयरन का, यानी कि जो कुल उत्पादन होता है भारत में या जो निर्यात किया जाता है विदेशों में, तो भारत का जो 89% जो लोहा है सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है चाइना में। चाइना एकमात्र ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा अगर लोहे को आयात करती है तो वो करती है हमारे भारत से। तो भारत का 89% जो लोहा है वो चाइना क्या करती है, आयात करती है। दूसरे नंबर पे है जापान, लगभग 6%। तीसरे नंबर पे है कोरिया गणराज्य, लगभग 2%। कुछ छुटपुट राज्य है, कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो सबसे ज्यादा निर्यात जो है भारत का जो लोहा है सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है चाइना में लगभग 89%, जापान में 6% और कोरिया गणराज्य में 2%। और जापान के लिए और चाइना के लिए बेसिकली जो प्रमुख पोर्ट है, बंदरगाह है, वो है विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश राज्य का विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है सबसे ज्यादा वहाँ चाइना, जापान और कोरिया को जो है आयरन यानी कि हमारा लोहा आयात किया जाता, वो निर्यात किया जाता है। तो मुझे लगता है कि लौह अयस्क धातु के बारे में मैंने संपूर्णता से और गुणवत्तापूर्ण तरीके से आपको समझाया और आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरी प्रमुख धातु की तरफ, वो है मैग्नीज। दूसरी है मैग्नीज। प्रमुख लौह अयस्क इस्पात उद्योग में प्रयोग होने वाली धातु तो बेसिकली मैग्नीज एक ऐसी धातु है जो प्रमुख लौह अयस्क इस्पात उद्योगों में प्रयोग की जाती है। दूसरा, भारत में आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। तो भारत में आर्कियन क्रम की चट्टानें और थारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है मैग्नीज, जो लौह अयस्क इस्पात उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। और तीसरा ये है कि मुझे लगता है कि मैग्नीज के बारे में संपूर्ण है। अब हम इसका उत्पादन और भंडारण देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो भंडारण है इसका, सबसे ज्यादा भंडारण जो है उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और झारखंड। और सबसे ज्यादा अगर हम इसका उत्पादन देखें तो वो है उत्पादन राज्य, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश। पूरे भारत में लगभग 52 या 53% जो है वो है मध्य प्रदेश अकेले उत्पादन करता है। दूसरे नाम पर है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर है कर्नाटक। तो बेसिकली ये था एक छोटी सी जानकारी मैग्नीज के बारे में। तो मैग्नीज एक प्रमुख धातु है जो बिल्कुल बेसिकली जो सामान्यतः प्रमुख लौह अयस्क इस्पात उद्योग में प्रयोग की जाती है। भारत में आर्कियन और धारवाड़ क्रम चट्टानों देखने को मिलती है। भंडारण राज्य देखें तो उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड में सबसे ज्यादा भंडार है। उत्पादन राज्यों में देखें तो उसमें शीर्ष है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। मुझे लगता है कि आज का लेक्चर ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो इसलिए प्रमुख हमने आज खनिज को कवर किया अच्छे से। खनिज का कवर करने का मतलब है कि खनिज क्या होते हैं और उनका जो वर्गीकरण था, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, उसको देखा, प्रमुख लौह अयस्क को देखा और दूसरा देखा हमने मैग्नीज को। इसमें आगे जो भी तांबा यानी कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और एक तो कुछ प्रमुख धातु होंगी, उसको हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। और फिर हम स्टार्ट करेंगे कि आधात्विक खनिज और जितने भी न्यूक्लियर रिसोर्सेस हैं उनको हम पार्ट सेकंड और पार्ट 3 में अच्छे से कवर करेंगे।
आज के लिए थैंक यू। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप कमेंट जरूर कीजिए, ताकि आपका फीडबैक जान के मैं अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। मुझे क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है या मेरी कोई गलती होती है वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम या पढ़ाते टाइम, तो आप उसको अच्छे से फीडबैक लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपना फीडबैक जरूर देंगे। बाकी आने वाले लेक्चर के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बाकी थैंक यू।